नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आइए करते बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर की अगर बात कर लें तो आज देखिए बुलेटिन की शुरुआत हम आज पहाड़ों पर मची तबाही से करेंगे, उनकी तस्वीरों के साथ, क्योंकि उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश मुसीबत का सबब है। इस वक्त उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद कई मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये मंजर बता रहा है कि तबाही कितनी बड़ी थी। इन ठिकानों पर मजदूर रहा करते थे। बादल फटने के बाद कहां गए, कोई खबर नहीं। उनको तलाशने के लिए बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। NH 134 पे यमुनोत्री की ओर जाने वाले मार्ग पे जो लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें खोज और बचाव का काम सुबह से चालू है और गतिमान है। NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की पुलिस की टीमें लगी हुई है मौके पे। जरा इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। पानी थम चुका है, लेकिन खतरा टला नहीं है। ऊंची पहाड़ी से रुक रुक कर बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं। ऐसे हालात में एक बड़ा फैसला लेते हुए 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद यात्रा रोकी गई। यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित की गई है। बीच रास्ते में फंसे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा रहा है। मौसम ठीक रहेगा तो यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन खतरे के मद्देनजर ऐसी सावधानियां जरूरी हैं। देखिए, ऋषिकेश में गंगा खतरनाक लेवल पर बह रही है। विश्व प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन के घाट भी डूब चुके हैं। आपको जल्दी से दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। ये पानी, ये उफान, ये लहरें डरा रही हैं। परमार्थ निकेतन के घाट डूब गए। पानी शिव मूर्ति के प्लेटफॉर्म को छूकर बह रहा है। गंगा का पानी किनारों के साथ टकरा रहा है। उसकी गर्जन कुछ ऐसी है जैसे नदी भक्तों को खतरे से खुद आगाह कर रही हो। चलिए, तस्वीरें आपको हमने दिखा दी। अब देखिए जरा, उत्तराखंड में गंगा नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हरिद्वार और ऋषिकेश में रोजाना बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिन्हें खतरे से आगाह किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर। ऐसे में हरिद्वार पुलिस स्नान करने आए श्रद्धालुओं और सैलानियों को आगाह कर रही है। मौसम विभाग द्वारा बताया गया है। तो ऊपर पहाड़ों से नदी का जलस्तर बढ़ के आ रहा है, जो खतरे के निशान से ऊपर है। ये तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। यहाँ भी गंगा में उफान दिख रहा है। किनारों पर स्नान करते लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। ये पानी और बढ़ा तो मैदानी इलाके की मुसीबत बढ़ना तय है। फिलहाल इन घाटों के किनारों पर खतरा बढ़ रहा है। वो भी काफी डूब चुकी है। आगे देख लो, बढ़ता ही जा रहा है लेवल जो वाटर का। नहाने वालों से यही कहना चाहेंगे हम, जो भी अपनी सुरक्षा बरतें, सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें, ताकि कोई हादसा का शिकार नहीं हो पाए। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ के बीच लैंडस्लाइड का भी प्रकोप है। ताजा तस्वीरें जो साथ साथ आप देख रहे हैं धारचूला से हैं। चट्टानों के दरकने से आदि कैलाश मार्ग फिर से बंद हो चुका है। बारिश ऐसी के थमने का नाम नहीं ले रही और पहाड़ों पर लगातार पानी बरसने से कई परेशानियां एक साथ खड़ी होती हैं। उत्तराखंड में एक के बाद एक अलग अलग जिलों से लैंडस्लाइड के मामले सामने आ रहे हैं। धारचूला में देर रात से जारी भारी बारिश के बाद पहाड़ दरक गया। इस लैंडस्लाइड के बाद सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। काफी सारा मलबा नदी में जाकर गिरा। स्थानीय प्रशासन का अमला सड़क खोलने में जुटा है। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल और चुनौती भरा है। इस रास्ते पर आवाजाही फिर शुरू होने में वक्त लगेगा।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी खबर उत्तराखंड से ही, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक गांव में भारी बारिश के बाद जमीन धंस रही है और ऐसे में आंखों के सामने देखते ही देखते पक्के मकान मलबे में तब्दील हो रहे हैं। लगातार होती बारिश भनार गांव के लिए मुसीबत लेकर आई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, सेकंडों में जमीन का नक्शा बदल गया। भनार गांव की परेशानी यह है कि कुदरत लोगों का आशियाना भी छीन रही है। पूरे कपकोट क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हो रही है। जमीन धंसने से मकान ढह रहे हैं। कई मकानों का बड़ा हिस्सा ढह चुका है। कई घर भी गिर सकते हैं। लोग खौफ में हैं। अपना आशियाना बिखरने से मायूस है। सरकार और प्रशासन से राहत और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। खतरा बड़ा है और इनका डर लाजमी है। ये तो बात हो गई उत्तराखंड की। अब जरा आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश। वहां पर क्या हालात हैं देखिए। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में लोगों के घरों में पानी घुस रहा है लगातार। बालद नदी उफान पर है। ये पानी डरा रहा। नदी लबालब है और उसका उफान पानी को निचले रिहायशी इलाकों की ओर धकेल रहा है। 2 दर्जन घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों का काफी सारा। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 4 जिलों में येलो अलर्ट है। बाढ़ और बारिश ने इस पहाड़ी राज्य में 30 से ज्यादा लोगों की जान ली है। कुछ लापता हैं। कांगड़ा और कुल्लू की बात करें तो दोनों जिलों से हाल के दिनों में बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं। हिमाचल में मॉनसून ने 20 जून को दस्तक दी थी और अब तक 300 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की खबर है। न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ते हैं आगे। देखिए रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है, प्रभावित है। केदारनाथ हाईवे पर खतरा बढ़ रहा है। बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे। बड़े बड़े पत्थरों के साथ मलबा रास्ते पर आ रहा है। रुद्रप्रयाग में देर रात जमकर पानी बरसा। इन सब के बीच केदारनाथ हाईवे पर खतरा बढ़ा है। विजयनगर में लैंडस्लाइड से 4-5 गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। अब मलबा हटाया जा रहा है। बद्रीनाथ केदारनाथ क्षेत्र में लगातार तेज बारिश हो रही है। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। सोनप्रयाग में रोके गए केदारनाथ जा रहे भक्त। मंदाकिनी अलकनंदा नदी के किनारे बसे लोगों को खतरा है। श्रद्धालुओं से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। देर रात सिरोपगढ़ में बंद किया गया बद्रीनाथ हाईवे। बद्रीनाथ हाईवे के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंसी। लैंडस्लाइड का खतरा आगे भी है। ऐसे में लोग, खासकर श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की जरूरत है। उधर देखिए झारखंड से खबर है, जहां झारखंड के जमशेदपुर के पूर्वी सिंहभूम में 162 बच्चे बाढ़ के पानी में फंस गए। जान बचाने के लिए मासूम स्कूल की छत पर चढ़ गए। बाद में इन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी हालात क्या देखिए। लवकुश आवासीय विद्यालय चारों ओर पानी से घिरा था और 162 बच्चों की जान खतरे में थी। जान बचाने के लिए बच्चे स्कूल की छत पर चढ़ गए। पानी और बढ़ा तो उन्हें कतार बनाकर इस तरह से निकाला गया। जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी, उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। और इससे पहले कि हम लोगों को कहीं और से मदद प्राप्त होती, पुलिस ने बहुत ही चाक चौबंद तरीके से और बहुत प्रोएक्टिव काम करते हुए, हम लोग को यही खुशी है कि एक भी बच्चा इसमें हताहत नहीं हुआ। यहाँ पानी लगातार बरस रहा है। नदी में उफान है। पहले खतरे का अंदाजा नहीं हुआ, नहीं तो बच्चों को हटा दिया जाता। अच्छी बात यह रही कि सही समय पर और सही तरीके से सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
वहीं देखिए, बारिश और बाढ़ के बाद दूसरी खबरों का भी हम रुख करेंगे। राजस्थान के राजसमंद के सेठ भगवान दास मार्केट में एक प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई। फिर क्या हुआ, पूरी खबर 1 मिनट में। आग लगने से हाहाकार, गोदाम जलकर हुआ खाक, फर्नीचर की दुकान में आग। ये आग राजसमंद के सेठ भगवान दास मार्केट के पास लगी। दुकान के अंदर प्लाईवुड भरा हुआ था। ऐसे में एक ही चिंगारी ने तबाही मचा दी और पूरे गोदाम में आग लग गई। लकड़ी का सामान होने की वजह से इसका दायरा तेजी से फैला और देखते देखते पूरे गोदाम में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस बल ने सबसे पहले इलाका खाली कराया और फिर फायर फाइटर्स ने मोर्चा संभाला। शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। गोदाम घनी आबादी में था, लिहाजा दमकल की गाड़ियों को पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक गोदाम में रखा सामान जलकर खाक हो गया। गोदाम के मालिक ने बताया कि उसका लाखों का नुकसान हुआ है, जिसका आकलन किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का एक फैसला सामने आया है, बड़ा फैसला। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति रद्द कर दी है। देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों ने विरोध किया था, यानी ठाकरे बंधु इसके विरोध में थे। अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कड़ा विरोध जताया था। वहीं उन्होंने कहा था कि यह बीजेपी द्वारा राज्य में लगाया गया भाषाई आपातकाल है, यानी इमरजेंसी इसको करार दे दिया था। 25 जून को ही इमरजेंसी वैसे पूरी हुई थी 50 साल, अब उसको इमरजेंसी से जोड़ दिया, भाषाई इमरजेंसी। राज और उद्धव ठाकरे ने इसका विरोध किया। अब एकनाथ शिंदे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। रहेगी इस खबर पर नजर, आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के दरमियान भगदड़ मचाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। आज हुए हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद प्रशासन ने बड़ा फेरबदल करते हुए खुर्दा के कलेक्टर को पुरी का कलेक्टर नियुक्त किया। वहीं एसटीएफ के डीआईजी पिनाक मिश्रा अब पुरी के एसपी बनाए गए हैं। प्रशासन की दलील है कि इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा में जो यात्री आए हैं वो पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है, इसलिए क्राउड मैनेजमेंट में परेशानी हो रही है। प्रशासन एक बार फिर भीड़ नियंत्रण नहीं कर पाया और 3 लोगों की मौत हो गई। पुरी में आज हुई भगदड़ में 15 लोग जख्मी हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब गुंडीचा मंदिर के पास दर्शन के लिए भीड़ का दबाव बढ़ गया और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, जिससे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। लगभग 15 भक्तों को हॉस्पिटल को स्थानांतर किया गया था, जिनमें से कि 12 जो भक्त हैं जो उन्हें सामान्य चिकित्सा करके उन्हें फिर डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन ये दुखद बात है कि जो रेफर किए गए थे उसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीच। इसके बाद उड़ीसा के डीजीपी गुंडीचा मंदिर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुरी में 27 जून को रथ यात्रा के पहले दिन भीड़ और गर्मी की वजह से 625 से ज्यादा लोग बीमार हुए थे, जिनमें से कई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं देखिए, टीवी एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की अचानक हुई मौत ने सभी को चौंका दिया। मुंबई पुलिस की टीमें अलग अलग एंगल से सुराग तलाशने में लगी हुई हैं। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट का इंतजार है, जो इस केस की गुत्थी सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकती है। शेफाली जरीवाला की मौत की जांच कर रही मुंबई पुलिस की एक टीम रविवार को भी सिविल ड्रेस में उनके अंधेरी वाले घर पहुंची। जांच के इस दौर में पुलिस हर पहलू को बारीकी से खंगाल रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शेफाली जरीवाला लंबे वक्त से एंटी एजिंग, मल्टीविटामिन और स्किन वाइटनिंग दवाएं बिना डॉक्टर की निगरानी के ले रही थी। यानी पुलिस को शक है कि मामला सेल्फ मेडिकेशन का हो सकता है। अब मामले की सबसे बड़ी कड़ी है पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि मौत से एक दिन पहले शेफाली जरीवाला ने व्रत रखा था और इसके बावजूद एंटी एजिंग की इंजेक्शन ली थी। फ्रिज में पेंडी नाम की एसिडिटी की गोलियां भी मिली, जिससे साफ है कि उन्हें लंबे समय से गैस्ट्रिक की समस्या थी। अंबोली पुलिस को उनके रूम से बड़ी संख्या में दवाइयां मिली, खासतौर पर ग्लूटाथियोन और एंटी एजिंग मेडिसिन, जिन्हें डॉक्टर की रेगुलर निगरानी के बिना लेना जोखिम भरा होता है। तो अब पुलिस को उस मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे कई कड़ियां खुल सकती है। और वहीं इस बीच पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें शेफाली बता रही हैं कि वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट के खिलाफ नहीं है। इसे एक तरह से शेफाली का कबूलनामा भी माना जा सकता है। वो ऐसा इलाज लेती रही हैं, हालांकि वो कहती हैं कि वो पहले ही योग आदि का सहारा लेती रही हैं।
को, तो आप ये एस्थेटिशियंस के पास जाते हो? एस्थेटिशियंस के पास, डॉक्टर ऑफ कोर्स, एस्थेटिशियंस हाँ, जो ये सब करते हैं, बोटॉक्स, फिलर्स, फेस सर्जरीज। नहीं, दैट इज डिफरेंट। प्लास्टिक सर्जन्स अलग हैं, स्किन डॉक्टर्स अलग हैं। आपने क्या क्या करा है? ये बताने वाली बात थोड़ी होती है। अच्छा बट बताइए। आई एम प्रो, अच्छा। आई एम प्रो इट। हाँ I said, look, everybody wants to look good. हाँ You want to look good. हाँ If you had the option to change हाँ, your of nose, course. you would. हाँ, I would love If to. you were shorter, you हाँ. wanted to become taller, Yeah. you would, right? Yeah, What's yeah. wrong in it? वो तो हर एक इंसान हाँ. में कोई ना कोई तो ना इनसिक्योरिटी होती है। अंगूर खट्टे वाली बात होती है, जो करा नहीं सकते, हाँ. जिनके पास मीन्स नहीं है, हाँ जिनको सोसाइटी का बड़ा डर लगता है, हाँ वो they think it's wrong. No, हाँ. it's not wrong. If you're pro it, it's expensive and it's painful. इट्स पेनफुल ऑल्सो। I'm sure it's painful. थोड़ा आगे बढ़ते हैं। खेलते खेलते कोई मैदान में गिर पड़े और उसकी अचानक मौत हो जाए, यह ख्याल काफी डराने वाला है। लेकिन पंजाब के फिरोजपुर में आज कुछ ऐसा ही हुआ। खिलाड़ी ने छक्का लगाया और फिर वो मैदान पर गिर पड़ा। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, देखिए पूरी खबर। किसी गांव का छोटा सा मैदान, मोहल्ला क्रिकेट जारी है। बल्लेबाज गेंद फेंकने का इंतजार कर रहा है। गेंद आती है, वो लंबा शॉट लगाता है, गेंद सीमा पार चली जाती है और ये छक्का है। लेकिन ये क्या, इसके बाद अचानक बल्लेबाज जमीन पर गिर पड़ता है। ये पंजाब के फिरोजपुर के गुरु हरसराय गांव का वाकया है। खिलाड़ी का नाम हरजीत सिंह है। वो इस मैच में 49 रन बना चुका था, तभी ये हादसा हुआ। हरजीत सिंह को हार्ट अटैक आया और उन्हें बचाया नहीं जा सका। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ 6 ਰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ। 6 ਰਨ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟੈਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ही ਇਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ये घटना डीएवी स्कूल के पास के ग्राउंड की है। पूरी घटना मोबाइल पर दर्ज हो गई। हरजीत के परिवार में मातम का माहौल है। परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बच्चा भी है। हरजीत कारपेंटरी का काम करते थे। परिवार के सामने ये सवाल भी है कि अब उनके घर का गुजारा कैसे होगा। उधर कोलकाता रेप केस के बाद ममता सरकार को हर फ्रंट से घेरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगातार दबाव बना रही है और इस हंगामे के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कोलकाता पहुंची और ममता सरकार पर हमला बोला गया है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में जांच के एक साथ ही सियासत भी चरम पर है। कॉलेज पहुंची नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की सदस्य अर्चना मजुमदार ने आरोप लगाया कि उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा, न ही घटना स्थल पर जाने की इजाजत दी गई। इस बीच 5 सदस्यों वाली एसआईटी की टीम रेप कांड की जांच कर रही है। बीजेपी इस घटना को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी हुई वो भी टीएमसी का कार्यकर्ता है। नहीं करेगा, वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब? सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला, पार्टी कैडर इसलिए नौकरी। इस बीच जांच टीम के पास 25 जून का सीसीटीवी फुटेज है, जिससे पीड़ितों के दावों की पुष्टि हो चुकी है। फुटेज में पीड़िता को जबरदस्ती गार्ड रूम में ले जाते हुए देखा गया है। इस मामले में गिरफ्तार कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बैनर्जी पर आरोप है कि उसने पीड़िता की मदद नहीं की। और देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक बेटा अपनी मां का शव पैदल लेकर जा रहा है क्योंकि इसे पुल पर गाड़ी ले जाने से रोक दिया गया। पूरा मामला क्या है, समझिए, देखिए। इस तस्वीर ने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया है। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। कानपुर के सागर नेशनल हाईवे से आई ये तस्वीर पूरी इंसानियत को झंझोड़ने वाली है, सिस्टम पर तमाचा जड़ने वाली है। स्ट्रेचर पर एक मां का शव है। बेटा और उसके परिजन इसे लेकर पुल पर पैदल चल रहे हैं क्योंकि इन्हें एम्बुलेंस से पुल पार करने की इजाजत नहीं दी गई। वजह यह बताई गई कि पुल की मरम्मत का काम चल रहा है। मां का शव लिए बेटा कई बार पुल पर थक कर रुक गया और करीब 1 किलोमीटर यूं ही पैदल चलता रहा। बताया जा रहा है कि सुमेरपुर के टेड़ा गांव के रहने वाले बिंदा अपनी मां का इलाज कराने कानपुर आए थे, जहां मां की मौत हो गई। जब वो अपने घर के लिए निकले तो उन्हें पुलिस ने पुल पर गाड़ी के साथ जाने से मना कर दिया। इस बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 भाषा नीति को रद्द कर दी है।
जहां राज और उद्धव ठाकरे ने भी इसका विरोध किया था। दोनों भाइयों ने यानी ठाकरे बंधु इसके विरोध में थे। उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका कड़ा विरोध जताया था और कहा था कि यह बीजेपी द्वारा राज्य में लगाया गया भाषाई आपातकाल है। उद्धव और राज ठाकरे ने इस फैसले के खिलाफ 5 जुलाई को आंदोलन का भी आह्वान किया था। अभिषेक अवस्थी हमारे साथ, हमारे संवाददाता महाराष्ट्र मुंबई से जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी जो हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, इस खबर को विस्तार दीजिए। आपको बता दें, कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है महाराष्ट्र सरकार का। उसके पहले आज पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि दोनों जीआर जो 16 अप्रैल को निकाला गया था, जिसमें ये कहा गया था कि तीसरी भाषा हिंदी अनिवार्य है, उसके बाद एक नया जीआर निकाला गया था 17 जून को, जिसमें ये कहा गया था कि अब हिंदी वैकल्पिक रहेगी तीसरी भाषा में। दोनों जीआर को रद्द कर दिया गया है। 3 भाषा सूत्र जो लागू करने वाले थे उसे स्थगिति दे दी गई है और वहीं ये भी कहा गया है कि एक कमेटी बनाई जाएगी डॉक्टर नरेंद्र जाधव के अध्यक्षता में, जो इसको किस तरीके से लागू करना है या नहीं करना है, क्या इसमें विचार विमर्श करना है, वो करेगी। उसका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद सरकार इस पर डिसीजन लेगी। बड़ा फैसला किया है महाराष्ट्र सरकार ने। त्रिभाषा नीति को कहीं ना कहीं एक तरीके से रद्द कर दिया गया है और इसी का पुरजोर विरोध पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा था। दोनों ठाकरे भाई एक साथ आए थे और एक बड़े मोर्चे का ऐलान 5 जुलाई को किया था। और आज की अगर बात करें तो दोपहर में खुद उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ने वो जीआर को, जिसको रद्द कर दिया गया अभी, उसी जीआर को जलाया भी था। एक प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत मानी जा रही है ठाकरे भाइयों की। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक तरीके से निशाना भी साधा। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हिंदी को अनिवार्य करने का फैसला उद्धव ठाकरे की सरकार ने, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे उस समय लिया गया था। हम तो उसके आगे जो जीआर आया है उसको लागू कर रहे थे, लेकिन हमने तो उसे वैकल्पिक बनाया, लेकिन अब उसे रद्द भी कर देते हैं। आगे जो कमेटी निर्णय लेगी, हमको रिपोर्ट सौंपेगी, उसके बाद महाराष्ट्र में इसके आगे फैसला लिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए इसे रद्द कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो आक्रामक विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था, कल से जो मॉनसून सेशन चालू होने वाला है उसमें आक्रामक होने वाला था, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया है महाराष्ट्र सरकार ने। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अभिषेक कि ये मुद्दा अभी गूंजेगा और ये अभी इतनी जल्दी से शांत होता हुआ प्रतीत नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी क्रेडिट की भी होड़ चलेगी। विपक्ष की तरफ से भी सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और जनता के बीच सबको उतरना है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाले वक्त में 1 हफ्ते 10 दिन इसकी गूंज अभी रहेगी। अभिषेक जी नहीं, जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर आप देखें एक तरीके से विपक्ष एक साथ आया था। एक जो पहला आह्वान दिया था राज ठाकरे ने, उसको प्रतिसाद दिया उनके भाई उद्धव ठाकरे ने। फिर कांग्रेस ने भी कहा कि हम मुद्दे के तो समर्थन में है, मार्च में आएंगे कि नहीं आएंगे आगे हम बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं हर एक शरद पवार के एनसीपी का है वो भी पक्ष में नजर आई। तो अब ये जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं ये देखना होगा कि इसका श्रेय कौन लेता है, क्योंकि सरकार पर दबाव तो बन रहा था, ये हम देखते आ रहे थे। और सरकार ने जो फैसला लिया है और एक बड़ा फैसले के बाद अब देखना होगा कि इसका श्रेय कौन लेता है और इसको मतलब अपने खेमे में कौन कर पाता है, इसको देखना होगा। क्योंकि आने वाले जो लोकल बॉडी के चुनाव है वो भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी देखने वाला होगा कि इम्पैक्ट क्या होता है, हानि होता है या लाभ। चलिए, फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन विपक्ष निश्चित तौर पर कहेगा, क्रेडिट लेने की पूरी कोशिश करेगा कि हमने दबाव बनाया तो सरकार को वापस अपना फैसला बदलना पड़ा निश्चित तौर पर, और सरकार भी यहाँ पर कुछ ना कुछ रखेगी। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। न्यूज हेडक्वार्टर में बढ़ेंगे आगे। ये खबर हो गई महाराष्ट्र से। अब राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है, देखिए। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां चाइनीज मांझे की लपेट में आने से एक युवक की जिंदगी खत्म हो गई। यह हादसा तब हुआ जब दिल्ली में चाइनीज मांझा बैन है पूरी तरह से। यह दर्दनाक हादसा बाड़ा हिंदूराव इलाके के रानी झांसी फ्लाईओवर पर हुआ, जहां एक स्कूटी सवार युवक की गर्दन में चाइनीज मांझा उलझ गया और गहरा कट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब 22 साल के यश गोस्वामी अपनी स्कूटी से करोल बाग से लौट रहे थे। यश करोल बाग में ई रिक्शा स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाते थे। पुलिस अब आसपास के सीसी फुटेज की जांच कर रही है ताकि पतंग उड़ाने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके। घटना के बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद किया है। ये बरामदगी उत्तम
गौतम नगर और कमला मार्केट इलाके से हुई। इसके अलावा पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाले 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल पर रोक लगी है, उसके बावजूद लोग धड़ल्ले से इसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। तो मौत कब आ जाए, कहां आ जाए नहीं पता, और किस वजह से आ जाए नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की नवी मुंबई में मानवता का शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां 3 दिन की मासूम बच्ची को उसके मां बाप ने कूड़ेदान में फेंक दिया। पुलिस ने इस बच्ची को बरामद किया है। महिला पुलिसकर्मी की गोद में दिख रही मासूम बच्ची सड़क के किनारे एक बास्केट से बरामद की गई है। बच्ची के माता पिता ने जब इसे सड़क के किनारे फेंका तो साथ में एक पर्ची भी छोड़ी जिसमें लिखा था सॉरी। पर्ची में यह भी लिखा था कि आर्थिक तंगी की वजह से वो इस बच्ची को फेंक रहे हैं। बच्ची को फेंकते हुए एक सीसीटीवी भी सामने आया है। स्थानीय निवासी ने नवी मुंबई पुलिस को एक ब्लू रंग के बास्केट में बच्ची के होने की खबर दी, जो पनवेल के टक्का कॉलोनी के कूड़ेदान में पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब बच्ची के साथ जो नोट बरामद किया उसमें यह भी लिखा था कि आर्थिक तंगी की वजह से इस बच्ची को छोड़ना पड़ रहा है। फिलहाल ये बच्ची पुलिस की निगरानी में है। बच्ची की मेडिकल जांच कराई गई जो पूरी तरह से स्वस्थ है। 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, लेकिन सोच कौन सी वाली है, आप तय करिएगा। इटावा में कथावाचक की पिटाई मामले पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, जंग हो रही है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट भी डाल रहे हैं। इटावा में ऐसे 11 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार किया गया है जो समाज का माहौल खराब करने की कोशिश में है। आरोप है कि ये सभी यूट्यूबर्स ऐसे वीडियो और रील साझा कर रहे थे जिसमें सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और जातीय तनाव को बढ़ाने से जुड़े कंटेंट थे। पुलिस ने इटावा के सैफई, लवेदी और फ्रेंड्स कॉलोनी थाना इलाके के 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ अब तक 8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 21 जून को इटावा में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत सिंह यादव के साथ मारपीट करने के साथ चोटी काटने की घटना सामने आई थी। इसके बाद यूपी से लेकर पूरे देश में इससे जुड़ी बहस शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इस घटना पर योगी सरकार पर निशाना साधा और कथावाचकों को लखनऊ में सम्मानित किया है। इसी बहस के बीच कुछ यूट्यूबर सोशल मीडिया में माहौल खराब करने की कोशिश करते नजर आए, जिनके खिलाफ सख्ती की गई है। और ये खबर उन लोगों के लिए बहुत अहम, बहुत खास जो दिल्ली में रहते हैं। राजधानी में अगले हफ्ते से पुरानी गाड़ियों को डीजल और पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है। पूरी खबर क्या है, तह तक जाकर देखिए, रिपोर्ट देखिए। ये पहल वायु प्रदूषण कम करने के लिए की जा रही है और ये आदेश कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM और NGT सहित सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हिस्सा है, जिसे दिल्ली परिवहन विभाग और पर्यावरण मंत्रालय ने लागू किया है। इस निर्देश के मुताबिक अब दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी को ईंधन नहीं मिलेगा। 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को भी ईंधन नहीं मिलेगा। सभी पंप ऑपरेटरों को आदेश दिए गए हैं और दिल्ली के 498 पेट्रोल पंप पर इसकी निगरानी होगी। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन लगाया जा रहा है। ये कैमरे 10 से 15 साल पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों की पहचान करेंगे। जो नियम का उल्लंघन करते पाए गए उन पर 10,000 का चालान होगा और गाड़ी भी जब्त की जाएगी। इस अभियान की शुरुआत दिल्ली से होगी और धीरे धीरे NCR में विस्तार किया जाएगा। और देखिए, दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पानी की एक एक बूंद के लिए जंग हो रही है। आपको एक ऐसी तस्वीर हम दिखाएंगे जिसमें महिलाओं की बात करें तो आपस में ही भिड़ गई हैं। दिल्ली NCR में मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है, लेकिन पीने के पानी की जंग जारी है। ये वीडियो गाजियाबाद के खोड़ा का है, जहां पानी की एक एक बूंद के लिए जल युद्ध हो रहा है। नगर निगम की पानी की टंकी जैसे ही इलाके में पहुंची तो लोगों में पानी लेने की होड़ मच गई और यही होड़ जंग में तब्दील हो गई।
बाल्टी भरने की जल्दबाजी में महिलाएं आपस में उलझ गईं। उसके बाद उनके बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसमें जितना दम था उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और चौराहे पर घंटों हाहाकार मचा रहा। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है, जहां वाटर लेवल नीचे जा चुका है। प्रशासन ने बोरिंग पर रोक लगा रखी है। ऐसे में लोग नगर पालिका के टैंकर पर निर्भर हैं और जैसे ही ये टैंकर इलाके में पहुंचते हैं, लोग पानी के लिए झगड़ा शुरू कर देते हैं। और वहीं महाराष्ट्र के नासिक से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहां हरिहर फोर्ट में जरूरत से ज्यादा सैलानी पहुंच रहे हैं। इस फोर्ट की खड़ी चट्टान पर लोग ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन इनकी बेहिसाब संख्या लोगों को डरा रही है। खड़ी चट्टा के लिए मशहूर महाराष्ट्र के हरिहर फोर्ट सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन इस पहाड़ी पर जिस तरह की भीड़ है वो खौफ पैदा करने वाली है। वायरल हो रहे वीडियो को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि अगर इस पहाड़ी पर जरा सी भी भगदड़ मची तो बड़ा हादसा हो सकता है। नासिक के हरिहर फोर्ट की खड़ी चट्टान की सीढ़ियों पर सैकड़ों ट्रैकर्स नजर आ रहे हैं और भीड़ इतनी है कि जमीन पर पैर रखने की जगह नहीं है। इस भीड़ में कई लोग सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं, जो किसी दुर्घटना को दावत देने जैसा है। नासिक वन विभाग ने किले में आने वाले लोगों की सीमा तय की है। यहाँ एक बार में 300 लोगों को आने की इजाजत है, लेकिन वीडियो देखकर नहीं लग रहा कि यहाँ नियम का पालन किया जा रहा है। खड़ी चट्टान के लिए मशहूर महाराष्ट्र का हरिहर फोर्ट सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और एक खबर बिहार से, जहां बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से वक्फ का मुद्दा सुर्खियों में है। पटना के गांधी मैदान में इमारते शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई संगठनों ने इसका आयोजन किया। कार्यक्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी भी शामिल हुए। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट अपडेट का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि बीजेपी बिहार के पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का वोटिंग अधिकार छीनने की तैयारी कर रही है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था। पटना में आज बिहार, झारखंड, ओडिशा और बंगाल समेत कई राज्यों से करीब 5 लाख लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। सांसद पप्पू यादव भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सम्मेलन में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को रद्द करने की मांग की गई और इसे मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश और संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया गया। भाषण के दौरान तेजस्वी यादव के सामने एक ड्रोन भी आ गया, जिसमें वो बाल बाल बच गए। और इस बीच 21 जून को रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर जब पर्दे पर आई तो फिल्म समीक्षकों और कारोबार विशेषज्ञों को लगा था कि यह मास नहीं बल्कि एलिट फिल्म है, लेकिन फिल्म ने धीरे धीरे बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाना शुरू कर दिया और दूसरे वीकेंड में आते आते घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा यह फिल्म पार कर चुकी है। ना मां ना कनप्पा, एक बार फिर बाजी मार ले गए आमिर के सितारे। बॉक्स ऑफिस का इस हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है और आमिर के सितारों ने काजोल की हॉरर फिल्म मां और प्रभास अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म कनप्पा को मात देते हुए घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। इन दोनों को पछाड़ते हुए आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर ने अपने दूसरे वीकेंड पर भी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा किया हुआ है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे शुक्रवार 6 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया। वहीं शनिवार को 12 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन किया और 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी। और इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कुल 108 करोड़ 15 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया है। आमिर भी लगातार फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग नेता अभिनेताओं से लेकर खिलाड़ियों तक के लिए रख चुके हैं, जिससे इस फिल्म की और आमिर के सितारों की चमक बढ़ती जा रही है। और इस बीच खबर है प्रयागराज से, जहां यमुनानगर जोन के करछना थाना क्षेत्र में हंगामा हुआ है। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रोके जाने पर यह बवाल किया है। कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की है और पत्थरबाजी के दौरान कई गाड़ियों को उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। मौके पर मौजूद पुलिस और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। औद्योगिक थाना, करछना थाना और नैनी थाने की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। एसडीएम करछना की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। चंद्रशेखर
आजाद रावण को सर्किट हाउस में रोके जाने से नाराज कार्यकर्ताओं ने भदेवरा चौराहे पर जाम लगा दिया। चंद्रशेखर को आज करचना के इटौसी जाना था, जहां कुछ समय पहले बताया जाता है कि दलित युवक की जलाकर हत्या कर दी गई थी। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस से ये भिड़ गए कार्यकर्ता। ये तस्वीर भी साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से। और बिल्कुल इन तस्वीरों में ये, हाँ ये देखिए जरा, कई गाड़ियां, उनको किस तरह से इस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया, उड़ाड़ दिया, गाड़ी पलट दी गई, तोड़फोड़ की गई। जो भी आम लोग काफी परेशान, जो भी उस रास्ते से गुजरने वाले ट्रैफिक जाम का वो शिकार। ये देखिए जरा, ये पुलिस की गाड़ी है, प्रशासन की गाड़ी है, उसमें तोड़फोड़ की गई है। अब जब पुलिस एक्शन लेगी तो फिर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया जाएगा। उसके बाद रणवीर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणवीर, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया, बहुत लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। मामला क्या है और अब किस तरह की स्थिति है? देखिए, आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद आज प्रयागराज पहुंचे थे और वहां से उन्हें कौशाम्बी जाना था और पुलिस नहीं चाहती थी कि वो जाएं, इसलिए उनसे आग्रह किया गया कि वो ना जाएं, क्योंकि उनके जाने से कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े, लोगों में गुस्सा ना आए, इसको लेकर के पुलिस ने आग्रह किया था। इस बीच जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो नाराज होकर के जाम लगाने लगे और हंगामा करने लगे। उन्होंने नारेबाजी की प्रशासन के खिलाफ, और जब जाम लगाने की कोशिश की तब प्रशासन ने जाम छुड़वाने के लिए उनसे आग्रह किया। इस बीच में बातचीत बढ़ी, कहासुनी बढ़ी और कहासुनी बढ़ने के बाद हंगामा शुरू हुआ। तो अलग अलग जो पुलिस थाना क्षेत्र की पुलिस वहां मौजूद थी, उसमें पत्थरबाजी हुई और उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तो आजाद समाज पार्टी के मुखिया अभी भी सर्किट हाउस में हैं और ये करछना थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ करके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने हंगामा किया है और वो विरोध इस बात का कर रहे थे कि उनके मुखिया को, उनके पार्टी के अध्यक्ष को आखिर पुलिस ने रोका क्यों है। तो पुलिस प्रशासन ने क्या कोई कार्रवाई का, कोई एक्शन का, कोई इसमें कुछ जिक्र किया है? जिस तरह से नुकसान जो सरकारी प्रॉपर्टी को भी पहुंचाया जा रहा है, तस्वीर सामने है, अब क्या? लेकिन इस बीच पुलिस कह रही है, रणवीर तुरंत वापस आपका आएंगे, पुलिस को एक बार सुन लेते हैं, पुलिस की प्रतिक्रिया आ रही है। जिनका यहाँ पे दौरा था और उसी दौरे के तहत यहाँ पे लोग इकट्ठे थे, जबकि बार बार ये समझाया जा रहा था सभी लोगों को, जो लोग इकट्ठे थे, कि कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो। और इस संबंध में लगातार वार्ता चल रही थी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा जो कानून का उल्लंघन किया गया, यहाँ पे उपद्रव किया गया, जो लोकल लोग थे उनके साथ में मारपीट करना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, इस तरह की घटनाएं यहाँ पे की गई है। फिलहाल ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और सख्त से सख्त कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। अजयपाल शर्मा को सुन रहे थे आप, कई जगहों पर कई जिलों की कमान ले चुके हैं, अच्छे अधिकारी माने जाते हैं। रणवीर हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। रणवीर, ये जो हंगामे की तस्वीरें हैं, अभी स्थिति क्या है और क्या पुलिस ने कुछ एक्शन लेने का भी भरोसा दिया है क्या? क्योंकि जिस तरह से सरकारी संपत्ति को डैमेज किया जा रहा है, तो हमेशा हमने देखा है कि एक्शन लिया जाता है, लेकिन जब एक्शन लिया जाता है तो फिर सवाल खड़े किए जाते हैं। देखिए, पुलिस ने जो कार्यकर्ता थे उनको वहां से हटाया है और जो पूरी घटना है, इसकी जो अलग अलग वीडियो फुटेजेस हैं, उनके आधार पे हंगामा करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उस आधार पे मुकदमा दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल 3 थाना क्षेत्र की जो गाड़ियां थी, औद्योगिक थाना, करछना थाना और नैनी थाने की जो गाड़ियां, उनको नुकसान पहुंचा है। तो प्रायोरिटी ये है कि जो हालात है उसको नियंत्रित करे। आजाद समाज पार्टी के मुखिया से भी आग्रह यही होगा कि वो अपने कार्यकर्ताओं को रोकें हंगामा करने से, ताकि स्थिति और ज्यादा ना बिगड़े। और ये जब हालात पूरी तरह से नियंत्रित हो जाएगा, उसके बाद पुलिस जो है पहचान करके गिरफ्तारियां या जो भी कार्रवाई पुलिस के हिसाब से होगी वो करेगी। ठीक है रणवीर, इस घटनाक्रम पर आप नजर बनाकर रखिएगा। दोबारा आपसे हम और जुड़ेंगे अपडेट हासिल करने के लिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात हो गई उत्तर प्रदेश प्रयागराज की। अब जरा आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है ये अपडेट कर देते हैं। कोलकाता में गैंगरेप को लेकर सियासत बहुत तेज है। भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी पर हमलावर है, लेकिन सूबे के सीएम ममता बनर्जी ने अभी तक बयान ही नहीं दिया है। इस बीच पुलिस ने कोलकाता गैंगरेप का वीडियो बरामद किया है। देखिए जरा, जल्दी से अपडेट करते हैं आपको।
कोलकाता गैंगरेप में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो पुलिस प्रशासन ने सख्ती की और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार को हिरासत में ले लिया। कई घंटों के बाद उनकी रिहाई हुई। ये प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा। 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की होने की जरूरत हो तो 1000 बार गिरफ्तार हो। लॉ छात्रा से गैंगरेप के मामले में सीसीटीवी फुटेज से वारदात की पुष्टि हुई। कॉलेज के सीसीटीवी में 25 जून की दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 बजे तक करीब 7 घंटे की फुटेज है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा को गार्ड के कमरे में जबरदस्ती ले जाने की घटना कैद हुई है। इससे छात्रा की लिखित शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। जिस गार्ड के कमरे में रेप हुआ था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि गार्ड ने पीड़िता की मदद नहीं की। वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब? सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला, पार्टी कैडर इसलिए नौकरी। यहाँ पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय किया। वो पार्टी जो लिस्ट दिया उसमें ही हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता से रेप की पुष्टि हुई। सूत्रों की माने तो पीड़ित के साथ जबरदस्ती करने, शरीर पर काटने और नाखून से खरोचने के निशान मिले हैं। उससे मारपीट भी की गई है। इसमें भगवान के, ईश्वर के कृपा से उन्होंने बच गए हैं, नहीं तो इसको भी ममता बनर्जी कोई एविडेंस को पूरा हटा के, दबा के, वैनिश करके बोल देती कुछ नहीं है। और मतलब एक के बाद एक महिला के ऊपर इतना सारा रेप हो रहा है। उसके साथ टीएमसीपी नेता भी जुड़े हुए हैं, सबके सामने सब कुछ आ गया है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक के बाद एक रेप होता है और कोई विचार नहीं हो रहा है। गैंगरेप की वारदात से एक बार फिर ममता सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के नेता अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं, साथ ही आपस में एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं। सबसे पहले आप मदन मित्रा को सुनिए। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation। अब टीएमसी के कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच का घमासान देखिए। कल्याण बनर्जी ने पीड़ित पर ही सवाल उठाए और कहा, जो लोग ऐसे लोगों के साथ घूमते हैं उन्हें समझना चाहिए कि वे किसके साथ जा रहे हैं। इस पर महुआ मोइत्रा ने जवाब दिया कि भारत में स्त्री विरोधी मानसिकता हर पार्टी में है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की खासियत यह है कि हम ऐसे घिनौने बयानों की निंदा करते हैं, चाहे वह कोई भी नेता क्यों ना हो। इसके बाद कल्याण बनर्जी का पारा गर्म हो गया। वो महुआ की शादी तक पहुंच गए। Anti woman, she has charged it. What she is? What is this? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. She has broken she did not hurt the lady. She is saying पूरी सियासत के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजुमदार वारदात की जगह पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही घटनास्थल पर जाने की इजाजत दी गई।